बीएड प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे कि सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में कुल आपके 4 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें 70-70 नंबर के एक पेपर होंगे। 70 + 30, 70 + 30, और इसमें जो 30 नंबर होगा वो आपका असाइनमेंट है। 70 नंबर आपके रिटन होंगे। और इसमें जो प्रैक्टिकल है आपका, जिसमें 2 हैं, एक फील्ड वर्क है। फील्ड वर्क में आपको 3 कार्य करने हैं। एक तो ये करना है, किसी शिक्षा शास्त्री का आपको अध्ययन करना है। दूसरा काम ये करना है कि 1 सप्ताह का ऑब्जर्वेशन करना है अपने शिक्षण विषय के अनुसार। तीसरा आपको करना है सर्वे ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, यानी किसी प्राथमिक, माध्यमिक या हाई स्कूल लेवल तक के विद्यालयों का आप अवलोकन करेंगे। ये जो 3 आप काम करेंगे ये फील्ड वर्क में आता है। इसमें आपका जो प्रैक्टिकल की जो फाइलें बनेंगी वो 100 नंबर की होंगी। दूसरा इसमें प्रोफेशनल है, जिसमें सेमिनार प्रेजेंटेशन है, एक्सटेंशन वर्क एंड कम्युनिटी एज हेल्थ हाइजीनिक 0 ग्लोबल में है। इसमें 2 फाइलें बनेंगी। जैसे इसमें योगा है, स्वच्छता है, इन सब में जो आप फाइलें बनाएंगे इसमें ग्रेड मिलता है A to E। इस तरह से आपके ये सिलेबस है, यानी कुल 4 पेपर होंगे। चौथा पेपर ऑप्शनल है। पहला है वैल्यू एवं पीस एजुकेशन, दूसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हमारे यहाँ समावेशी शिक्षा नहीं चलती है, बल्कि मूल एवं शांति शिक्षा चलती है। और इसमें जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री आधार है। उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है शिक्षा के साधन, एजेंसी ऑफ एजुकेशन, जिसमें सबसे पहले हमें आपको अभिकरण यानी जो एजेंसी, जो साधन है, उसको हम आप समझते हैं। जैसे अंग्रेजी में इसको आप एजेंसी कहते हैं और हिंदी में इसी को हम आप साधन भी कह सकते हैं, अभिकरण भी कह सकते हैं। ये हिंदी शब्द का रूपांतर है। एजेंसी का अर्थ है एजेंट। एजेंट मीन्स कार्य। एजेंट से हमारा जो तात्पर्य होता है शिक्षा के सापेक्ष में, उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। अतः शिक्षा के अभिकरण के रूप में आप देखेंगे तो तत्व, कारण, स्थान या संस्थाएं आती हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। इस अभिकरण को स्पष्ट करते हुए भाटिया जी ने लिखा, समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का अभिकरण कहा जाता है। अब इस अभिकरण को हम थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले हम 2 चीज़ें ध्यान देते हैं। जैसे सक्रिय अभिकरण और निष्क्रिय अभिकरण। अब जैसे इसमें हम आप सक्रिय अभिकरण किसे कहते हैं, यानी सक्रिय अभिकरणों में किनको आप मानते हैं। सक्रिय अभिकरणों में आप जानते होंगे हमारा घर है, परिवार है, धार्मिक संस्थाएं हैं, समाज है, राज्य है,
समाज की कल्याण से संबंधित जितनी भी अनेक संस्थाएं हैं और शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले के बीच एक क्रिया होती है, जिसको क्रिया या प्रक्रिया होती है, परंतु एक दूसरे से ये दोनों के आचरण जो होते हैं ये रूपांतरित होते रहते हैं, क्योंकि इनके फलस्वरूप शिक्षा की प्रक्रिया हमारी अग्रसर होती है। इसको हम आप क्या मानते हैं? सक्रिय अभिकरण, यानी घर, परिवार, समाज, धार्मिक संस्थाएं, समाज, राज्य भी आता है, इसमें क्लब भी आते हैं, यानी जितनी भी चीजें हैं ये सब हमारे सक्रिय अभिकरण में आते हैं। दूसरा इसमें आता है निष्क्रिय अभिकरण। निष्क्रिय अभिकरण के वे साधन होते हैं जिनका प्रभाव एक तरफा होता है। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे एक पक्ष सक्रिय होता है और दूसरा पक्ष निष्क्रिय होता है। ये अभिकरण इस अर्थ में सक्रिय हैं क्योंकि वे दूसरों को प्रभावित तो करते हैं, स्वयं दूसरों से प्रभावित नहीं हो पाते। इनमें जैसे आपने देखा होगा, श्रोता है, दर्शक है, पाठक है, इनमें से सीखने वालों का सिखाने वालों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण इसको हम आप क्या मानते हैं? निष्क्रिय मानते हैं। और इन अभिकरणों में जैसे आप देखते होंगे रेडियो है, टेलीविज़न है, चलचित्र है, समाचार पत्र है और पत्रिकाएं। और दूसरी बात, मतलब ये तो हो गया हमारा आपका सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण। दूसरी चीज इसमें आता है व्यवसायिक तथा अव्यवसायिक अभिकरण। अब व्यवसायिक अभिकरण को ब्राउन जी ने लिखा कि शिक्षा के अभिकरणों औपचारिक या अनौपचारिक को हम सहज व्यवसायिक या अव्यवसायिक भागों में हम बांट सकते हैं। अब जैसे इसमें व्यवसायिक अभिकरण के क्या आते हैं? अब व्यवसायिक जो अभिकरण हैं जिनको साधन आप मानते हैं, इनमें हमारे जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं इनका जो निश्चित दृष्टिकोण होता है उसका आयोजन किए जाते हैं। जैसे प्रेस हुआ, रेडियो हुआ, टेलीविज़न हुआ, फिल्म हुई, पत्र पत्रिकाएं हुई, नाटक हुए, यानी जागरूकता से रिलेटेड जितने भी कार्य हुए वो हमारे किस में आ गए? व्यवसायिक अभिकरण में आ गए। अव्यवसायिक अभिकरणों को आप देखें, इनका उद्देश्य ना तो व्यवसायिक होता है और ना ही शिक्षा के लिए आयोजन किया जाता है। इनका उद्देश्य होता है समाज हित या समाज सेवा होता है। इनमें खेल क्लब, समाज कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र, स्काउटिंग आदि इस तरह के जो सोशल वर्कर के रूप में होते हैं और इनके साथ ये समाज में इनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तीसरी बात आती है औपचारिक या अनौपचारिक अभिकरण। औपचारिक अभिकरण को आप सभी लोग जानते हैं कि एक निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले जो भी होते हैं वो सब किस में आते हैं? औपचारिक अभिकरण के रूप में आते हैं। यानी जो हमारी विद्यालयी शिक्षा है उसको हम औपचारिक अभिकरण मानते हैं। अनौपचारिक अभिकरण में जैसे स्वाभाविक रूप से आप देखें, इनकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना इसमें कोई निश्चित नियम होते हैं, ना इनकी कोई देखभाल विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा होगी। इसीलिए इनका जो क्रियान्वयन है, इनका जो रूपांतरण हम आप समझते हैं या जो इनकी प्रक्रिया है, ये अप्रत्यक्ष, सहज तथा आकस्मिक रूप से भी होती है। इसके अंतर्गत हमारा परिवार आता है, धर्म आता है, समाज आता है, राज्य, मतलब बहुत सारी, जैसे खेल का मैदान हुआ, दल हुआ, गुट हुआ, युवक के समूह हुए, मतलब इन सारी चीज़ों को हम किस में रखते हैं? अनौपचारिक अभिकरण में रखते हैं। जैसे ड्यूबी ने लिखा
बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है और साथ रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा देने का कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया अनुभव को विस्तृत करती है और कल्याण की प्रेरणा देती है। यह कथन आप देखें तो विचार में शुद्धता और सजीवता लाती है, क्योंकि अनौपचारिक जो साधनों का जो प्रभाव है बहुत गहरा है, व्यापक है और ये चरित्र और मस्तिष्क के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। ये अनजाने में ही आप देखें जैसे आदतें हैं, व्यवहार हैं, रुचियां हैं, हमारे दृष्टिकोणों का भी निर्माण करते हैं और इस प्रकार से हम बालक में सहज और सरल रूप में इसमें कुछ अंतर भी हम आपको बताते हैं, जैसे औपचारिक में और अनौपचारिक में। जैसे इसमें अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे एक कॉलम बना सकते हैं, औपचारिक अनौपचारिक। इसमें जैसे एक औपचारिक हुआ, दूसरा अनौपचारिक, भी हम आपको बता देते हैं। जैसे औपचारिक अभिकरणों के द्वारा बालक के आचरण को परिवर्तित करने के लिए जानबूझकर हम आप एक व्यवस्थित रूप में कार्य करते हैं, जिससे वह अभिकरण क्या हो जाता है, व्यवस्थित अभिकरण। अनौपचारिक में आप देखें, जैसे अनौपचारिक अभिकरण में बालक के आचरण को प्रत्यक्ष एवं आकस्मिक परिवर्तन किया जाता है। इस बालक को जो अव्यवस्थित या जो आकस्मिक विधियां हैं उसको हम अनौपचारिक मानते हैं। दूसरी औपचारिक अभिकरण में देखेंगे तो निश्चित ढांचे के अनुसार शिक्षा पहले से ही निर्धारित की जाती है और बालक के आचरण समेत परिवर्तित या नियंत्रित करने के लिए इसको हम आप सबसे सरल और सहज मानते हैं। और लेकिन जब आप अनौपचारिक में देखते हैं तो इसमें बालक के आचरण को परिवर्तित या नियंत्रण के संबंध में हम बालक को सचेत रूप में कार्य नहीं करने देते, क्योंकि उसमें हमारा जो पूर्व नियोजित है इसमें कोई योजना नहीं है। और इस तरह से हमारे शिक्षा के जो औपचारिक और अनौपचारिक जो हैं, क्योंकि इसमें एक विद्वान ने लिखा, जब बालक व्यक्तियों को कार्यों को देखता है या उसका अनुसरण करता है या उनमें भाग लेता है तो वह अनौपचारिक रूप से शिक्षित होता है। जब उनको संक्षेप करके या जानबूझ करके पढ़ाया जाता है तब औपचारिक रूप से उसको शिक्षा प्राप्त करता है। तो इस तरह से इनके जो अभिकरण हैं, क्योंकि इस अभिकरण में जैसे आपने देखा है कि रेडियो क्या है, रेडियो जीवन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि शैक्षिक प्रसारण हो, विचार विनिमय हो, इन दोनों का एक सशक्त साधन है। इसका विश्लेषण आप देखें तो इसमें शिक्षा के प्रति उचित वातावरण के निर्माण में रेडियो की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे दूरदर्शन या संचार का एक सशक्त साधन है, यह अभिकरण शिक्षा के वास्तविक में जीवन शिक्षा से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह जन सामान्य के लिए जैसे कानूनी शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, विकलांगों की समस्या या शिक्षा की जानकारी देने का ये कार्य करते हैं। जैसे हमारे आपके तमाम पत्र पत्रिकाएं ये साधन के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि पढ़ने पर जो शैक्षिक प्रभाव पड़ता है इनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की हम घर पे बैठ कर के सूचनाएं प्राप्त करते हैं, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक रूप से जागरूक बनाने में ये जो हमारे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं इनका बहुत योगदान होता है और इन सब के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। और इसमें जैसे आप परिवार की बात आई कि परिवार क्या होता है, परिवार को बच्चे का प्राथमिक विद्यालय माना गया है। यह परिवार का आंगन ही है जिसमें बच्चा अपने घुटनों के बल चलकर पल प्रतिपल
बड़ा होकर के खड़ा हो जाता है। वह जीवन की प्रारंभिक शिक्षा यहीं यानी माँ के घुटनों पर बैठ करके उसके द्वारा किए गए कार्यों से सीखता है। यानी माँ के आंचल से ही उसको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होने लगता है, क्योंकि परिवार बालक का मानसिक, शारीरिक, व्यक्तिगत, संवेगात्मक, नैतिक और चारित्रिक विकास में योगदान देता है, जिससे उसमें विभिन्न प्रकार के आदर्श और मानवीय गुणों का विकास करते हुए वो परिपक्व हो जाता है, जिसमें परोपकार, सहानुभूति, क्षमा, दया, सत्यवादिता, उदारता, परिश्रम, समानता, सहयोग, प्रेम, त्याग, बलिदान, भातृत्व यानी इन तमाम गुणों का उसका विकास उसके परिवार से ही होता है। और जब धीरे धीरे ये बालक जीवन की व्यवहारिक शिक्षा भी बच्चे को परिवार से ही प्राप्त होती है, और बालक जब परिवार से जो शिक्षा है, जो अनौपचारिक है, उसमें जैसे आपने देखा होगा कि परिवार बच्चे का समाजीकरण करते हुए समाज के विभिन्न पक्षों जैसे आदर्श हुए, परंपराएं हुए, मूल्य हुए, बदलाव आए, अधिकारों के बारे में, कर्तव्य के बारे में, इन सब के प्रति उसमें एक सजगता उत्पन्न कर सकें, और उसको हम क्या करते हैं, एक उत्तरदायी नागरिक बनाने में उसका हम सहयोग करते हैं। परिवार का अधिक महत्व बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में है। बच्चे का जो जीवन है वह यहीं से आधार मिलता है। जैसे आपने किसी बच्चे को जब खड़ा हो, उसको खड़ा होने के लिए वो गिरता है तो माँ उसको गिरने देती है। यदि वो गिरेगा नहीं तो निश्चित रूप से वह फिर अपने को वो जोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार आप देखें तो बच्चों के विकास के विभिन्न पक्षों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। पौष्टिक आहार व स्वास्थ्य को बच्चों के सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, भावनात्मक विकास को समेकित रूप में देखना होगा। इस दृष्टि से शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और जहाँ भी संभव हो सके उसको समेकित बाल विकास के जो कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए, और हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है उसको सार्वभौमिकरण के संदर्भ में आप देखें तो शिशुओं की देखभाल के लिए केंद्र खोले जाएं, और बालक बालिकाओं में बिना किसी भेदभाव को हमें शिक्षा का अवसर लोगों को देना चाहिए। जैसे समुदाय आता है, समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जो एकता की भावना के साथ साथ समान हितों को ध्यान में रखते हुए सेवा का कार्य करता है। समुदाय शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालयों की स्थापना व्यक्ति तथा सामुदायिक हितों को ध्यान में रख करके कार्य करती है। यह विद्यालयों की प्रबंध और नियमन भी करता है। समाज शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करती है। वह बालक को इस योग्य बनाती है ताकि व्यक्ति और समुदाय में वह अपने को एक सामंजस्य स्थापित कर सके, क्योंकि समुदाय में जैसे निरक्षरता हुई, अज्ञानता को दूर करने के लिए हमारा जो अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है।